मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर में यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका बेहद अहम है। प्रदेश की कुल आबादी का करीब आधा हिस्सा यानी लगभग 52% लोग इसी वर्ग से आते हैं। यानी न सिर्फ समाज का सबसे बड़ा वर्ग बल्कि सियासत की सबसे बड़ी मजबूत ताकत भी ओबीसी ही है। राज्य में खेती, किसानी, छोटे कारोबार से लेकर व्यापार करने वाला बड़ा तबका ओबीसी वर्ग से आता है। यानी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक धुरी यही वर्ग है। इतना ही नहीं, पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के चुनावों में ओबीसी मतदाता ही तय करते हैं कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा सिर्फ नौकरी और शिक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा जाता है। 2018 में कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण का कानून बनाया था, लेकिन कानूनी पेच की वजह से आज भी ओबीसी को सिर्फ 14% आरक्षण ही मिल पा रहा है। बाकी 13% सीटें कोर्ट के आदेश पर होल्ड पर हैं, जिससे लाखों छात्र युवा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में सालों से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा चुनावी घोषणाओं, जन आंदोलनों और अदालत की दहलीज तक गूंजता रहा है। अब जब भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई, तो पहली बार सभी दलों ने एक साथ मिलकर संकल्प लिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण हर हाल में मिलेगा। यानी अब ये केवल सरकार का वादा नहीं, बल्कि सर्वदलीय संकल्प है, जो लाखों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने पर सभी दल एकजुट। सीएम हाउस में हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में सभी दल मिलकर एक मजबूत पक्ष रखेंगे। 22 सितंबर से रोजाना सुनवाई होगी। उससे पहले सभी वकील एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे। आरक्षण से कोई भी अभ्यर्थी वंचित नहीं रहेगा। जिनकी सीटें अटकी हैं, उन्हें प्रवेश मिलेगा। ओवर एज हो रहे उम्मीदवारों को भी मिलेगा लाभ। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए। हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो एक भी बच्चा बचने नहीं पाए, ये सभी दलों की भावना है। 27% आरक्षण दिए जाने के लिए कोई भी अवरोध होगा, सभी दल मिलके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी के जो अलग अलग एडवोकेट अलग अलग जगह कर रहे थे, वो भी एक मंच पे एक साथ बैठ के करेंगे। और इस बात में जो सरकार ने एक अच्छी पहल की है और सरकार की जो नियत है कि 27% आरक्षण मिले, उसमें हम सब उनके साथ। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि ये कांग्रेस की लड़ाई थी, जीत भी कांग्रेस की है। उन्होंने तंज कसा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। सरकार कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़ रही है, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि जिन लोगों ने 6 वर्षों तक इसे रोके रखा, उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। हालांकि बैठक से पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बार बार अपने ही बुने जाल में फंस रही है। ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी। मैंने कहा खोदा पहाड़ निकली सुइयां। घबराहट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। सर्वदलीय बैठक के अंदर जो कांग्रेस ने पुराना एक घर बनाया था 5 साल पहले पिछड़ों के लिए, तो मैं कह सकता हूं कि आज नारियल फोड़ा गया और गृह प्रवेश की शुरुआत की गई। बहरहाल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में अरसे बाद सर्वसम्मति का माहौल बना है, लेकिन अब असली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां 22 सितंबर से सुनवाई होनी है। ऐसे में देखना ये होगा कि सर्वदलीय संकल्प से ओबीसी आरक्षण का रास्ता कितना साफ हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, इंडिया एजेंडा देखे साथ अलग बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं।
आरक्षण को लेकर सर्वदलीय संकल्प का कितना होगा असर? क्या सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त पैरवी से निकलेगा हल? ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के दावों में कितना दम? ओबीसी आरक्षण को लेकर क्यों हो रही सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा विषय बन गया है जिसका राजनीतिक श्रेय लेने का हर पार्टी जद्दोजहद कर रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने उसको दिखावे के लिए लागू किया, लेकिन उसके समर्थन में कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी उसको बताती है कि हम इस पर संजीदा हैं। कांग्रेस कहती है ये हमारा मूलभूत विचार था, ये हमारा पेरेंटल आइडिया था। बहरहाल एक अच्छी चीज देखने को मिली कि पहली बार सर्वदलीय बैठक जनहित के किसी मुद्दे पर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में देखने को मिली। हालांकि ऐसी बैठकें सिर्फ विधानसभा के लिए होती हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं के लिए और राजनीतिक निर्णयों के लिए इस प्रकार की सर्वदलीय बैठक का आह्वान और चर्चा निश्चित रूप से ये डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, उतना ही तारीफ जीतू पटवारी जी की करूंगा कि उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव विषय है, उस पर हम लोग सब साथ रहेंगे। हालांकि उमंग सिंगार जरूर इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आए कि ये घर कांग्रेस ने बनाया था, सरकार ने नारियल तोड़ा है, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ नारियल नहीं तोड़ा है, आपको भी उसमें आमंत्रित किया गया है। अब 22 सितंबर से लगातार जब सुनवाई इस विषय पर होगी तो जो भी पक्षकार इस पर हैं, इस पूरे मामले में, वो सब एक कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, सीधी अपनी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखेंगे और फिर जो निर्णय आएगा वो निर्णय कोशिश करेंगे कि प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि वो 27% आरक्षण का निर्णय आए, तो सभी इस दिशा में प्रयास करेंगे। हालांकि कांग्रेस, चूंकि उनका ये मूलभूत विचार था, तो उसका श्रेय लेने का दावा कर रही है कि यह हमारा विचार है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया है, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बधाई दी है। अब चूँकि प्रशासनिक मुखिया पुराने हैं और मामला भी पुराना है, तो इससे वो बेहतरी से वाकिफ होंगे, तो इस दिशा में भी काम होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र पेगवार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो अजय जी, सर्वदलीय बैठक ये चलन हमने विधानसभाओं में तो देखा, लेकिन राजनीतिक निर्णयों में और जनहित के मुद्दों पर सभी पार्टियों को बुलाकर के इस पर राजनीति न करें, कलेक्टिव एफर्ट करें। विरोधियों को भी कहना पड़ा, जीतू पटवारी जी ने दरिया दिली दिखाई। सही मौकों पर, अच्छी जगहों पर अच्छी बात करनी चाहिए अगर कोई अच्छा इनिशिएट राजनीति में होता है। उमंग सिंगार जी ने जरूर टिप्पणी की, लेकिन ओवरऑल सबने इसको अप्रिशिएट किया। अब इसको आप एक गंभीर प्रयास मानेंगे या जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि एक पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के पिछड़े वर्गों को उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग का अधिकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। हमारी तीव्र इच्छा शक्ति डॉक्टर मोहन यादव जी की, उसी की वजह से उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष रखा गया और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले की सभी याचिकाओं को नियमित सुनवाई के लिए रखा गया है। 23 सितंबर से आखिरी निर्णय तक इस मामले में नियमित सुनवाई होगी, जिससे ये मामला पूरी तरह पटाक्षेप होगा और निश्चित ही मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा। उसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों को, जो कि बार बार कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए सहमत हैं, इसीलिए उन्होंने सभी दलों को एक मंच पर बुलाया
कि कलेक्टिव रूप से एक बात रखें, अगर किसी तरह का कोई मतभेद है तो वो भी सामने रखें, अन्यथा सभी का एक कलेक्टिव मैसेज जाए, समाज में भी जाए, साथ ही न्यायालय के सामने भी जाए कि इस विषय पे सभी राजनीतिक दल सहमत हैं कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण होना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये पहल की और उनकी पहल में तमाम तरह के विरोधाभासी विषयों पे भी चर्चा हुई। अलग अलग तरह के वकीलों की प्रेजेंस की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसको भी दूर करने की दिशा में 10 सितंबर की तारीख रखी गई कि सभी तरह के विभिन्न पक्षकारों के वकील एक मत राय रखें। साथ ही प्रदेश में 13% जो नियुक्तियां जिनकी हो चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहे, उनके लिए ओवरएज जैसी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा और उनको जल्द नियुक्ति दी जाएगी। ये भी पहल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करी। ये निश्चित ही अनुकरणीय पहल है और मुख्यमंत्री जी को इस तरह की पहल के लिए कोई न्यायालय का निर्देश नहीं था, ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर ये पहल करी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, उमंग सिंगार आज भी इस विषय पे राजनीति कर रहे हैं। अरे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कमलनाथ जी जो कानून लाए थे उस कानून में विसंगतियां थी, विसंगति थी तभी तो वो कानून लागू नहीं हो पाया। अगर नहीं होती तो न्यायालय में कैसे स्टे हो जाता। और आप हास्यास्पद रूप से देखिए कि कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दबाजी में थी इस विषय पे राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि ना सर्वदलीय बैठक बुलाई, यहां तक कि मार्च 2019 में अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लागू किया और इस कानून के लागू होते 8 दिन में ये कानून उच्च न्यायालय में स्टे हो गया प्राइवेट पिटिशनर के द्वारा। लेकिन कमलनाथ जी ने उस स्टे को हटवाने की बजाय 6 महीने बाद उसी कानून को विधानसभा में पास करवा दिया। तो ये केवल राजनीतिक लाभ लेने की जल्दबाजी थी, अन्यथा उस अध्यादेश को जिस आधार पर चुनौती दी गई थी उस आधार को समाप्त करवाना चाहिए था। साथ ही न्यायालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आबादी की गलत जानकारी दी गई, जिस ओबीसी की 55% आबादी है, न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने 27% आबादी का विवरण दिया, जिस वजह से ये मामला इतने लंबे समय तक चलता रहा और कांग्रेस के नेता केवल राजनीति करते रहे। कांग्रेस का इतिहास है पिछड़ा वर्ग आरक्षण का विरोध करना। राजीव गांधी ने तो मंडल आयोग की सिफारिशों का 2.5 घंटे लोकसभा में विरोध किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों ने अटकाया था। यहां तक कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने दर्जा दिया। तो कांग्रेस पार्टी केवल पिछड़े वर्ग के नाम पे राजनीति करती है, यहां तक कि पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकार तक नहीं दे पाए। 50 साल में एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी। हमने 4 मुख्यमंत्री दिए और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण भी हम भी देंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी दृढ़ संकल्पित हैं, प्रदेश के पिछड़े वर्गों के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रतिक्रिया लेता हूँ। पिछड़े वर्ग के हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर यात्राएं करने वाले, कहीं ना कहीं कांग्रेस की नज़रों में तो अभी भी पिछड़े ही हैं, दिखे नहीं तो हालांकि अब कहीं आ जाएं अभी लिस्ट सूची में। पवन जी, चलिए जिस समाज की जिस विषय को लेकर आप गंभीर थे, चिंतित थे, उस पर आज सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। सर्वदलीय बैठक बुलाई, कहा कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये खींचातानी करेंगे तो हो सकता है कि श्रेय लेने की होड़ में नुकसान हो जाए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई, स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा काम किया। काम पहले भी कर सकते थे, 5 साल देर से बुलाई, ये गलती हुई कि 5 साल पहले भी बुलाया जा सकता था, वो नहीं बुलाया। इसलिए मैंने डॉक्टर मोहन यादव बोला है ना। जी हाँ, वही बोल रहे हैं ना कि मोहन यादव जी पहले भाजपा की सरकार थी ना, तो वो अलग थे। नहीं अलग, मुख्यमंत्री अलग थे और आज उन्होंने बड़ा त्याग बलिदान किया। कोई माई कलाल आरक्षण नहीं ले सकता। जब उनको बीपी हरेगा कि हाँ सरकार जाने वाली है, ओबीसी जा रहा, तो बोले कोई माई कलाल आरक्षण नहीं ले सका। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा त्याग किया, विदेश का दौरा कैंसिल कर दिया था। उस समय जब आज का चल रही था, ऐसा लग रहा था कि अप्रैल पहन के शिवराज सिंह चौहान ही केस लड़ेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो दिखावे की राजनीति, आ जाए भाई बड़ी बड़ी बात करते, आरक्षण तो आपको देना पड़ेगा। राहुल गांधी सदन में उस दिन स्पष्ट कर दिया था, जिस तरह जातिगत जनगणना का विरोध करते तो राहुल गांधी ने कहा कि हम इसी सदन में लेंगे, वो तो करेगा ही, और आरक्षण लेके रहेंगे तो हमारा अधिकार है, जो कांग्रेस पार्टी का शुरू से मोटो रहा है। अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शुरू से रहा, संघ के लोग किस तरह स्टेटमेंट देते आए हैं। मंडल का कमंडल से विरोध किया, जब मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया तो बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि हमेशा आरक्षण का विरोध किया। उनके बड़े बड़े नेता समय समय पर बयान देते रहे कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए, कई सारे आम जनता के सामने।
अब अभी आज ही के पेपर में आए थे, पीएससी ने भी बस माफी मांगी कि भैया हमको दूसरा एफिडेविट दो। एफिडेविट शपथ पत्र का फैशन चल रहा है, चुनाव आयोग शपथ पत्र, फलाना शपथ पत्र, कुछ भी हो तो आप शपथ पत्र दो, तब आपको गोली वोली मार शपथ पत्र दोगे तभी सुनवाई जाएगी, तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तब वो पीएससी ने भी बोला कि हम गलती से शपथ पत्र दे दिए। बताइए पीएससी डिपार्टमेंट वो गलती से शपथ पत्र दे दिया कि ओबीसी की 27% की याचिका में कोई जनाधार नहीं, इसको खारिज कर दिया जाए। अब आज वो बोल रहे हैं कि शपथ पत्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो फिलॉसफी उसको समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी जब उसको लगेगा कि अब कोई वर्ग हमसे छटक रहा है और हम सत्ता से दूर हो जाएंगे तो वो तड़पने लगते हैं और कांपने लगते हैं, फिर कुछ ना कुछ उस वर्ग के लिए इतने करने को। एग्जाम्पल देखा आपने, वो तीनों काले कानून के लिए बड़ा इतने लोग, जब 750 लोग मरे, जब लगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वहां से निकल जाएगा तो तीनों काले कानून वापस ले लिए। अभी तक 27% ओबीसी का विरोध कर रहे थे, कमलनाथ जी ने उस सदन में उसको पास करवाया, कानून बनवाया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने तो करके दिखा। हमारा तो इतिहास है, सबसे पहले नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, 14% आरक्षण माननीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, 27% आरक्षण माननीय कमलनाथ जी 15 महीने से कम समय काम करने को विपरीत परिस्थितियों में दिया। शिवराज सिंह चौहान भी कर सकते थे ना। शिवराज सिंह चौहान की जब इतने दिन सरकार नहीं थी, सरकार थी जब पूरे सत्ता में काबिज थे, तो क्यों आरक्षण नहीं दिया उन्होंने? 14 से कम कहने के लिए 15% कर देते कि हमने 1% आरक्षण बढ़ा दिया, तो नहीं किया। अब इनकी देखी साजिश तो धीरे धीरे सबका प्राइवेट करते जा रहे हैं, सबको प्राइवेट एजेंसी को देते जा रहे हैं। उस दिन आरक्षण देंगे जब जॉब ही नहीं बचेगा, जब वही नहीं बचेगा। एक याचिका थी, ये 18105/2021 याचिका थी। इस याचिका का हवाला देते हुए कोर्ट ने 13% पद होल्ड कर दिए थे। अब 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, तो अपने आप दे देने चाहिए, लेकिन उसमें भी लटका पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के 50 पेपर की कटिंग रखी है कि क्या कर रहे हो तुम भैया, आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हो? जब कानून नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो पिछड़े वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट के पूरे वक्तव्य है पूरे पेपरों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, वो किसी तरह से ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका करके अब श्रेय लेने की होड़ मची कि आज हम ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी बता दें, जातिगत जनगणना का विरोध नहीं कर, 50 डिबेट मैंने की होगी कि जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, ये बांट रहे, वो बांट रहे। अब मोदी जरा समझता हूं धर्मेंद्र जी, समझता हूं धर्मेंद्र जी, ये क्या है, मतलब पेच समझ नहीं आ रहा सबको। मतलब हर तरफ से जिस एंगल से देखो लगता है कांग्रेस भी संजीदा है, भारतीय जनता पार्टी भी संजीदा है। निश्चित तौर पर पहले तो मैं जातिगत जनगणना से जवाब देता हूं। जी, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी है जी, कि अब जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और देश में ऐसा पहली बार होगा। जी। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनीतिक परिपक्वता तो बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो काम शिवराज जी जैसा कि कहा जाता है 16 साल का मुख्यमंत्री और 17 साल का मुख्यमंत्री और सचिन तेंदुलकर, उनको मात देते हुए बहुत कम समय में उन्होंने 27% आरक्षण देने के लिए जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई, ये साबित करता है कि डॉक्टर मोहन यादव पिछड़े वर्ग आरक्षण को लेकर गंभीर है और पिछड़े वर्ग के मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वमान्य नेता हैं। ऐसा उन्होंने साबित करने की कोशिश भी की है अपने इस फैसले से। दूसरी बात, मेरे कांग्रेसी मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि देश में 72% आरक्षण महाराष्ट्र में और 69% आरक्षण तमिलनाडु में। महाराष्ट्र वाला भी कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में यहाँ पर पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण है, 30% ओबीसी को और 20% अति पिछड़ा को। 50% तो सिर्फ ओबीसी को ही है, लेकिन उन्होंने उसको नवी अनुसूची में डाल दिया, इस कारण वहाँ 69% हो गया। यदि कांग्रेस सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया था कि उन्होंने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, कानून बनाया, लेकिन उनसे कुछ जो गलतियां हो गई कि उसे नौवीं अनुसूची में नहीं डाला। यदि वो डाल देते, कानूनी जानकारों से राय मशविरा करते, तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इतना मामला पेचीदा नहीं होता और ये 2019 और 20 में ही ये फैसला लागू हो जाता। तो मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, उनको इसका फ़ायदा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की जो मौजूदा भाजपा सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, उस गलती को सुधारने के लिए कि इसका रास्ता निकले, इसलिए उन्होंने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ है। तो बाहर आकर जो भी नेता बयान दे रहे हैं कांग्रेस के, जो भी बयानों की एक राजनीतिक मजबूरी भी होती है, बोलना पड़ता है,
नहीं तो पूरा क्रेडिट कोई दूसरी सरकार ले जाएगी, कोई दूसरा राजनीतिक दल ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक हुई है, कांग्रेस की भी जब मंशा है कि हाँ ठीक है वो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और भाजपा की सरकार तो कानूनी लड़ाई लड़ ही रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज की बैठक 27% आरक्षण को लेकर एक मील का पत्थर साबित होगी। तो पवन जी, ये मतलब आप ये कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम तक ले जाते हो और आपको लगता है कि ये चीज़ का क्रेडिट अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने वाला है, तो वो उसी पर आ जाती है। जैसे कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी का एजेंडा था शुरुआती दौर में, बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उनके जुड़े आनुषांगिक संगठनों की तरफ से कि भाई ये जातिगत जनगणना मतलब देश में विभाजनकारी है। स्वयं कांग्रेस ने विरोध किया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी उस पर सहमत हुई। तो ये इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, ये तो मोहन यादव जी की सरकार में तो ऐसा कुछ था नहीं, चला आ रहा था, उन्होंने तो सेल्फ इनिशिएटिव लिया, अभी तो कुछ था नहीं। कम से कम उन्हें तो क्रेडिट दीजिए। नहीं, हमने पहले क्रेडिट दिया। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करे, हम तो साथ में खड़े हैं। आज इसी का एग्जांपल दिया, कांग्रेस पार्टी के सब लोग गए, सबने बात की। भाई अपनी बात हम ये नहीं कहेंगे कि शिवराज मोहन यादव जी ने अच्छा काम किया, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पहले क्या किया हुआ है। पेपर की कटिंग हम नहीं हटा सकते कि जो सुप्रीम कोर्ट बनी कि अभी तक क्या किया, वो तो बोलना पड़ेगा ना। दोनों चीज बोल रहे हैं, हम कहते करें स्वागत, हम स्वागत करेंगे, लेकिन उसका जो रास्ता है बनाया वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये भी तो सच है ना। अब ये थोड़ी बोल देंगे कि मोहन यादव जी किए तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। यही अजय यादव जी उस समय रहा करते थे, बनाने में काम साथ दिया करते थे, वही जो कांग्रेस पार्टी में थे, तब इन्हीं का कांड सब कुछ बनता था। अब आज वो यू टर्न हो गया। वो नहीं, आप वो सही जगह पहुंच गए कि पहले यहाँ से बनवाया वहां से लागू करवा देंगे। समझो, उन्हें सीरियसनेस देखो ना उनकी। नहीं, और आपकी बीरबल की खिचड़ी जाने कब पकेगी सत्ता की, उनको समझ में आ गया कि अब ये मसौदा तैयार है, वहीं से बनेगा तो चले गए वहां। ये तो उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, वो गंभीरता है विषय पर। हाँ ठीक है, वो है, अलग अलग पैमाने होते हैं गंभीरता के, परिपक्वता के, तो ठीक है, वो पैमाने में वो फिट पाया उन्होंने अपने आप को, तो चले गए। और रही आदरणीय जो 9वीं सूची की बात कर रहे, तो माननीय कमलनाथ जी को 15 महीने से काम करने को मुकाबिला था। 15 महीनों 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ किया। भारतीय जनता डर गई, अगर 27% आरक्षण लागू किया था तो करते आगे। हम कहते हैं अगर 50% की सीमा को पार करना तो उसके लिए जो वैधानिक कार्य होते उनको लागू करते, उसका पालन करते, कुछ ना कुछ रास्ता निकालते, लेकिन ये घबरा गए। आपने देखा 15 महीने में किस तरह सरकार को निकाले, किस तरह खरीद फरोख्त की गई, तो पूरी दुनिया के सामने वो है। तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य क्लियर, वो सत्ता में बनी रहना चाहती है, और जब जब जहां उसको खतरा लगेगा, रास्ते अब कुछ बचे नहीं है। वोट चोरी वाला पकड़ में आ गया, अब कोई रास्ते बचे नहीं है, तो अब क्या करें? अब सोचे अब ईवीएम भी खसक, ओबीसी को कम से कम पकड़ो। तो ये वही बता रहे, इनके पैरामीटर में कई सारे पैमाने रहते हैं कि कौन सा फार्मूला फेल हो गया, कौन सा फार्मूला लागू करना है। अब वोट चोरी वाला सब कुछ जग जाहिर हो गया, तो अब करें क्या? तो कहीं ना ओबीसी को पकड़ो, किसी इसी का श्रेय ले लो कि अगली सरकार तो आए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो इनके यहाँ जो आईसीयू में मीटर लगा होता है ना, जो हार्ट बीट बढ़ता है, इनके अमित शाह जी के को मीटर लगा हुआ है कि अच्छा अब इस बार सरकार नहीं बनेगी, अरे प्लान बी एक्टिवेट करो, बस, अरे इस बार नहीं बनेगी, प्लान सी एक्टिवेट करो। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उसको जब जहां पे इनको खतरा महसूस होगा उस प्लान को एक्टिवेट कर देंगे। उसी के तहत ये सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलाई जा सकती थी। नीतियां तो मोहन यादव जी की नहीं है ना, भाजपा की नीतियों के हिसाब से सरकार चल रही है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान जी थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, तो उसी को श्रेय वहां से लिया जाएगा। प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय जी, ये आप ये तमाम मीटर क्यों लगा के रखते हैं? अभी जनता पे भी स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं। देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी एक विचित्र पार्टी है जो अपने स्वयं की सरकार में नीतियां लागू नहीं करती है, लेकिन जब वो विपक्ष में आ जाती है तो सरकार उनके प्रभाव में नीतियां लागू कर देती है। 50 साल तक जातिगत जनगणना कांग्रेस ने नहीं करी, लेकिन आज मोदी जी ने लागू करी तो इनके दबाव में करी। तो ये ऐसी विचित्र पार्टी है जिसका कुछ नहीं हो सकते हैं। 2011 में जातिगत जनगणना मनमोहन सिंह की सरकार में हुई, उसके आंकड़े जारी नहीं किए कांग्रेस की सरकार ने, और देश में जातिगत जनगणना बंद करवाने वाली भी कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी ने 2019 में ओबीसी आरक्षण लागू किया, उसके बाद 1 साल तक उनकी सरकार रही, मार्च 19 से मार्च 20 तक। क्या आप कहीं भी एक भी विभाग, एक भी भर्ती में दिलवा पाए आरक्षण? तो आपके आरक्षण में कमी थी, ये तो प्रमाणित हो गया, तभी तो उसको आप लागू नहीं कर पाए। और आप जिस सर्वदलीय बैठक के लिए आज भाजपा को कोस रहे हैं, उस समय कमलनाथ जी ने बुलाया किसी को कि आप बैठे और इसमें जो भी गुण दोष है उन्हें दूर करना चाहिए, लेकिन आज हम ला रहे हैं तो इनके प्रभाव में ला रहे हैं। ये स्वयं नहीं लाते हैं, लेकिन जो भी होता है वो इनके प्रभाव में होता है। मंडल आयोग की सिफारिश जब पार्लियामेंट में आई 1990 में, कांग्रेस पार्टी ने उस विधेयक के खिलाफ वोट दिया।
ये आपका पाप है, ये धुलेगा नहीं मंडल कमंडल और झूठ बोलने से। और भारतीय जनता पार्टी ने उस विधेयक का समर्थन किया था, वो सरकार भी हमारे समर्थन से चल रही थी, और पार्लियामेंट में 2.5 घंटे का राजीव गांधी का भाषण है जिसको आप कभी भी सुन ले। इतिहास बदल दो। पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। और कमलनाथ ही क्यों 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं किया 27% लागू? 14% तो लागू ही दिग्विजय सिंह ने किया था, उस समय 27% कर देते। तो कांग्रेस पार्टी जिसने पिछड़े वर्ग की राजनीतिक हत्या की, 1993 में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव जीते, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। आप ये तो तथ्य है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। आज 4 मुख्यमंत्री हमने दिए और पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण भी हम देंगे। आप केवल नौटंकी कर रहे हैं। वो तो देना ही पड़ेगा। चाहती है, अरे आपने क्यों नहीं दिया? आपकी इच्छा शक्ति। अरे अभी खुद ही बोल रहे हैं कि 14 जवाब नहीं दे रहे हो। ये नया फलसफा है कि प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, तो प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है। हमने तुमसे प्रश्न किया कि उसका जवाब शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं दिए? उसके पहले होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक पहले क्यों नहीं हुई? कोई माई कलाल आरक्षण नहीं खत्म करेगा, खत्म करती जा रही। सुप्रीम कोर्ट सब रोज हड़ता रही है, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन समझ बड़ी इसका टाइम ये ओपन सरकार से समर्थन वापस ले ली, कहते हैं झूठ बंद करिए ओपन फायर राउंड। अभी झूठ बनाने का झूठ का पैटर्न तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पानी दीजिए। ओपन फायर राउंड पहले मैंने झूठ सुनिए तो ओपन फायर राउंड पहले मैंने 1 मिनट का रखा था, लेकिन आप क्या अब क्षमता नहीं बची, बिना वॉशिंग मशीन में धुल गई एकदम। करा लेना 15 अजय जी अंतिम प्रतिक्रिया हो गई है। आप जैसे विचित्र लोग चले गए तो ज्यादा सही है। अंतिम प्रतिक्रिया तो सरकार में नहीं करती है, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मोबाइल अच्छा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। ये जो ओपन फायर है इनको 15 और 30 सेकंड के स्लॉट में ले लो, 1 मिनट तो अभी बहुत ज्यादा है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ सर, अंतिम प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए आज जो बैठक हुई है, इसके नतीजे जो भी हों, भाजपा कांग्रेस और जो भी सामाजिक संगठन अदालत में गए हैं या सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो दोनों राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि उन संगठनों से भी बात करें, और जो तमाम याचिकाएं इधर उधर लगी हुई हैं, जब तक उनका निपटारा नहीं होता, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसको निपटाओ, फिर इसको निपटाओ, फिर आरक्षण लेट होता है, या कोई भी नीति लागू होने में देरी होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल आज साथ में बैठे हैं, सर्वदलीय बैठक हुई, बाकी दूसरे दल भी आए, हालांकि उनका अस्तित्व नहीं है उन दलों का, लेकिन जब एक बैठक हुई है तो मुझे लगता है कि हमें इसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। और बैठक में जो सहमति बनी है, जो विचार आए हैं, उसके अनुरूप ही दोनों राजनीतिक दल काम करेंगे और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो 27% आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग को संवेद स्वर में सरकार विपक्ष को संपूर्ण विपक्ष को अपने साथ लेगी, तमाम सामाजिक संगठनों को अपने साथ लेगी और संवेद स्वर में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह बात रखेगी कि मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने की पर्याप्त आधार है और पिछड़ा वर्ग को यह आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि संवेद स्वर के बाद भी कहीं कहीं असंतुष्टि के स्वर आ रहे हैं, लेकिन यह एक बेहद गंभीर, बेहद राजनीतिक चातुर्य का मोहन यादव जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस प्रकार के उदाहरण राजनीति में निश्चित रूप से प्रस्तुत किए ही जाने चाहिए। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।